देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्री तथा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था। अनुच्छेद 73 तक हम पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, अनुच्छेद 73 तक उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लिया। आज के वीडियो में हम 74-75 अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और ये इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको मंत्रिमंडल, जिस तरीके से हमारी सरकार बनती है, उसमें कौन कौन मंत्री होते हैं। ठीक है, इसे जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखते रहते हो न्यूज़ में, है कि बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये काम कर दिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये काम कर दिया। ठीक, तो ये मंत्री वगैरह कैसे बनते हैं, ये सरकार कैसे कार्य करती है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। लेकिन कल के वीडियो में हमसे थोड़ी एक गलती हो गई थी, उसको आप सुधार दीजिए। देखो, इसमें हमने बताया था, अनुच्छेद 69 में हमने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसके शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 70 में आपातकाल स्थिति बताई थी। ये आपातकाल स्थिति में हमने आपको 3 स्थितियाँ बताई थी। एक बताई थी पहली राष्ट्रीय आपात, दूसरा बताया था राष्ट्रपति शासन और तीसरा बताया था वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात जो होता है वो अनुच्छेद 352 के तहत होता है और 356 के तहत होता है राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत होता है वित्तीय आपात। लेकिन हमसे थोड़ी सी ये गलती हो गई थी कि वहाँ हमने आपको 356 के तहत राष्ट्रीय आपात बता लिया था, तो इसको सुधार लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे जो आपात बताया गया है 70 में, अनुच्छेद 70 में, ठीक है, आपात स्थिति पर, वो क्या है, वो ऐसा है कि जब कभी भी, हमने आपको बताया है कि जब कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली होगी तो उनकी खाली होने की स्थिति कौन कौन सी हैं। 4 स्थितियाँ हमने आपको बताई थी। या तो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की स्थिति कुर्सी खाली होने की कितनी स्थितियाँ हैं, 4। पहला, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। दूसरा, या तो वो त्याग पत्र दे दें। तीसरा, या तो उनके खिलाफ महाभियोग आ जाए। चौथा, यदि वो गलती से योग्य नहीं थे और उन्होंने फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ करके वो जीत गए। अब बाद में पता चला कि वो जो है उस समय योग्य नहीं थे, फिर भी वो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गए। तो इन 4 स्थितियों के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। लेकिन है क्या यहाँ पे आपात स्थिति क्या है कि कुछ स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति कहीं जा रहे हैं और उनको क्या किडनैप कर लिया जाए। अब जब किडनैप कर लिया, वैसे संभव नहीं है, लेकिन कोई भी स्थिति हो, मान लो कहीं जा रहे हैं घूमने, रास्ते में उनको किडनैप कर लिया गया। अब किडनैप कर लिया गया तब फिर अब वो कुर्सी तो खाली हो जाएगी राष्ट्रपति जी की। अब वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति, अब उनकी जगह, राष्ट्रपति की जगह जो हमारे उपराष्ट्रपति आएंगे, तो अब वो इनका तो वर्णन इसमें दिया नहीं गया है इनके अलावा। तो अनुच्छेद 70 में ये आपात स्थिति दी गई है। आपात स्थिति का मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में अगर राष्ट्रपति जी उनका पद खाली हो जाता है या अनुपस्थित भी हो जाते हैं, तब उस आपात स्थिति में हम उनके पद पर उपराष्ट्रपति को बैठा सकते हैं। तो इस बात को, अब अनुच्छेद 70 को आप थोड़ा सा सुधार लीजिए, पिछली वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलो, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, अनुच्छेद 74 में सबसे पहले आपको बताया गया है मंत्रिपरिषद का चुनाव। ठीक है, मंत्रिपरिषद होती क्या है पहले ये समझेंगे, फिर बाद में आपको बताएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 75 में ये बताया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है मंत्रिपरिषद क्या होता है, इसको समझिए। तो यहाँ पे देखो, यानी ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के सबसे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख हम किसे कहते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही सारा काम करते हैं, ये बात बताया गया है हमारे संविधान में। लेकिन फिर बाद में अनुच्छेद 74 में क्या बता दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को जो ये काम करेंगे इनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या बताया गया डायरेक्ट कि राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे किनकी सलाह पे करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करेंगे। अब मंत्री परिषद क्या होती है इसको हम समझेंगे। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, अब मंत्री परिषद होती क्या है इसको समझ लेते हैं। और एक चीज़ हमने और आपको बताया कि जो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का मतलब मेन लीडर, वो होते हैं प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही उस तरीके का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति बस सिग्नेचर कर देते हैं, मेन चीज़ है ना। तो वास्तविक जो हमारे देश का प्रमुख है वो कौन है, हमारे देश का संचालन करने के लिए वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद क्या होती है। सबसे पहले अभी यहाँ पे इन दोनों के बाद हम मंत्रिपरिषद को समझेंगे। सबसे पहले ये मंत्रिपरिषद एक होता है शब्द, एक होता है मंत्रिमंडल। ठीक, तो ये समझते हैं। देखो यहाँ पे हम देखेंगे मंत्रिपरिषद जो होती है, ठीक है, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में।
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला होता है, इसे बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले जो प्रकार के मंत्री होते हैं उन्हें कहते हैं कैबिनेट मंत्री। दूसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं उन्हें हम राज्य मंत्री कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं उन्हें उप मंत्री कहते हैं। अब कैबिनेट मंत्री ये क्या करते हैं, इनको समझते हैं। कैबिनेट मंत्री, ठीक, अब देखो कैबिनेट मंत्री ये क्या होते हैं, इन तीनों को मिला करके ही मान लेते हैं ये हमारा ये पूरा सा मंत्रिमंडल है, सॉरी मंत्रिपरिषद है ये। इस मंत्रिपरिषद में सबसे बीच में जो होगा, सबसे मेन लीडर होगा, वो कौन होगा? पीएम साहब, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के चारों तरफ कैबिनेट मंत्री बैठेंगे। कौन बैठेंगे? कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री जो होंगे उनके कैबिनेट मंत्री किसके अंदर होंगे? तो ये होंगे राज्य मंत्री के अंतर्गत। और ये वाला जो पूरा घेरा आपको दिखाई दे रहा है ये उप मंत्री का होगा, ठीक है। यानी ये बीच में है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो है किनके अंदर है? तो कैबिनेट मंत्री के अंदर। और कैबिनेट मंत्री किसके अंदर है? राज्य मंत्री के अंदर। और उनके राज्य मंत्री ये सब किसके अंदर है? उप मंत्री के अंतर्गत, ठीक है। जो सबसे मेन होता है, यानी ये तुम्हारा पूरा जो व्यवस्था हो गई, ये किसकी हो गई? ये व्यवस्था तुम्हारी हो गई मंत्रिपरिषद की। किसकी हो गई? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में यहाँ पे देख लिया जाए प्रधानमंत्री, सीएम, सॉरी कैबिनेट मंत्री, सीएम ये वो वाला नहीं है, ठीक है। सीएम मतलब क्या उसे बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर, यानी नहीं है, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं है। राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये करते क्या हैं? कैबिनेट मंत्री को पहले समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे भारत में कोई, आप देखते हो जो मतलब भारत के अंदर के मामले होते हैं उनको देखने के लिए एक अलग विभाग बना दिया गया है, ठीक है। भारत के अंदर के मामले उनको देखने के लिए अलग विभाग बना दिया गया, और उस विभाग का एक मंत्री बना दिया गया स्पेशल। तो जैसे भारत के अंदरूनी मामले होते हैं उनको देखने के लिए जो मंत्री बनाया जाता है उन्हें कहते हैं गृह मंत्री। क्या कहते हैं? गृह मंत्री। और जो उनका विभाग होगा उसका नाम है गृह मंत्रालय। क्या नाम है उसका? गृह मंत्रालय। तो भारत में कुछ भी मान लो कोई भी नियम कानून अंदर जो हो रहा है, जैसे अभी NRC का कानून आया था कि नहीं? धारा 370 हटाई गई थी ना। तो ये सब भारत के अंदर के मामले हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय किसकी अध्यक्षता में होगा? गृह मंत्री, ठीक है। तो भारत के अंदर के यानी अलग अलग विभाग बना दिया है कि ये वाला जो है मंत्रालय आप देखिए, ये वाला हम देखते हैं, ये वाला हम देखते हैं। ऐसे रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय जो सेना से जरूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो हो गया रक्षा मंत्रालय। विदेश मंत्रालय यानी विदेश की जो चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए विदेश मंत्रालय बना दिया गया। अब विदेश मंत्रालय का जो प्रमुख बनाया जाएगा वो होगा विदेश मंत्री, ठीक है। रक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख होगा वो हो जाएगा रक्षा मंत्री। ऐसे से जैसे वर्तमान समय में रुपया पैसा वाला जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए बनाया था उसको वित्त मंत्री कह देते हैं, ठीक है। इस समय वर्तमान समय कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है, महिला है, उनको बना दिया गया वित्त मंत्री, ठीक। और रक्षा मंत्री इस समय कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। रक्षा मंत्री जितनी डिफेंस की चीज़ें देखेंगे, भारत में कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, भारत के ऊपर कौन आक्रमण करने आ रहा है, तो ये डिफेंस की चीज़ें कौन देखेंगे? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री का जो होता है वो कौन होता है? रक्षा मंत्रालय उसे बोल देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मंत्रालय होते हैं अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए। जैसे रेलवे का अलग मंत्रालय होता है, ठीक, तो रेलवे मंत्री, रेलवे का मंत्रालय, तो रेल का वो अलग मंत्री होगा, ठीक, रेल मंत्री उसे बोल देंगे। उसके अलावा और तमाम सारे मंत्रालय होते हैं। तो यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के जितने भी मंत्रालय होते हैं उनको देखने के लिए जो मेन लीडर बनाया गया है उसी मेन लीडर को हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। देखो बात समझना मेरी बात, हमने क्या बताया, जैसे भारत में बहुत सारे मंत्रालय बना दिए गए हैं, ठीक है। उन मंत्रालय का मतलब समझ रहे हो? कोई एक विभाग बता दिए, भारत के अंदर का विभाग हो गया, अंदर मतलब गृह मंत्रालय, भारत के अंदर की चीज़ें देखने के लिए हो गया गृह मंत्रालय। तो ऐसे ही तमाम प्रकार के विभाग बनाए गए हैं और उन विभागों का एक स्पेशल यानी मुखिया बना दिया गया, और उस मुखिया को कह देते हैं कैबिनेट मंत्री। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? जैसे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, तो वो क्या है? वो रुपया पैसा से जुड़ी हुई चीज़ें वही देखेंगे, GDP के बारे में दुनिया भर की चीज़ें वही बताएंगे, ठीक। उनको मेन लीडर बना दिया गया। तो कैबिनेट मंत्री ये होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, किसी भी विभाग के सबसे प्रमुख मंत्री जो कि उस विभाग से संबंधित कोई भी निर्णय ले सकती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कैबिनेट मंत्री, ठीक। और तो ये सबसे प्रमुख मंत्री होता है। मेन रूप से जो किसी भी मंत्रालय का अगर मंत्री बताया जाएगा तो वो कैबिनेट मंत्री याद करने होते हैं। रेल मंत्री, ठीक है, वो कैबिनेट, रेलवे मंत्री जिसका नाम याद करोगे तो वो कैबिनेट स्तर का होगा, ठीक है। राज्य मंत्री, तो ये जो राज्य मंत्री होता है दूसरा, अब ये दूसरी स्थिति देख लेते हैं, ये क्या करता है? तो राज्य मंत्री जो होता है वो वास्तव में कैबिनेट मंत्री जो है इनकी मदद करने के लिए होते हैं। अरे देखो यही समझ लो, मान लो इतना बड़ा कोई भी विभाग दे दिया गया संभालने के लिए, जैसे तो वैसे समझ लो कोई स्कूल चलाने के लिए क्या होता है?
देखो प्रिंसिपल जो होते हैं मेन लीडर बना दिए जाते हैं स्कूल चलाने के लिए, लेकिन ऐसा थोड़ा कि केवल अगर प्रिंसिपल ही रहेंगे तो सब बच्चों को पढ़ा लेंगे, अकेले स्कूल चला लेंगे, सब कुछ उसका लेखा जोखा सब कुछ कर लेंगे, ऐसा तो होता है क्या? नहीं होता है। तो जब कोई भी मंत्रालय भी ऐसा होता है, उसमें बहुत सारे, इतना बड़ा देश है, इतने सारे काम होते हैं, उनको देखने के लिए कैबिनेट मंत्री को मदद करने के लिए एक और प्रकार का मंत्री बनाया जाता है, जिसे हम राज्य मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। इसके बाद ये राज्य मंत्री जो होता है ये किसकी मदद करता है? कैबिनेट मंत्री की, है ना। लेकिन कोई निर्णय ये नहीं ले सकते हैं। कौन नहीं ले सकते हैं? राज्य मंत्री। ये बस मदद करेंगे राज्य मंत्री। इसके बाद एक और होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री क्या करते हैं? तो ये भैया सबसे छोटे किस्म के मंत्री होते हैं, मतलब उसी भाग में उसी प्रभाग में, जैसे तुम्हारा रेल मंत्री हो गए, तो रेल मंत्री में जो सबसे पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, फिर उसी में राज्य स्तर के मंत्री होंगे। राज्य स्तर का मतलब ये नहीं कि हर राज्य से एक एक मंत्री आएगा, उसी मंत्रालय में सबसे मेन जो लीडर होगा वो उसे कैबिनेट मंत्री कहेंगे, फिर उससे थोड़ा सा नीचे होगा जो इसकी मदद करेगा उसे राज्य मंत्री कहेंगे, फिर उससे और नीचे होगा उसे उप मंत्री कहेंगे। ठीक है, ये सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है। इन लोगों की बातें नहीं मानी जाती हैं, मतलब ये केवल इनकी सहायता कर सकते हैं कैबिनेट मंत्री की, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेगा? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, यानी जैसे देखो अभी धारा 370 हटाई गई थी, तो मेन जो निर्णय था वो अमित शाह जी ने लिया था, क्योंकि गृह मंत्री वो बनाए गए थे। उसके अलावा उनको जो भाई कुछ मदद करने के लिए, अन्य बातें बताने के लिए, समझाने के लिए ये लोग थे राज्य मंत्री, उप मंत्री, एक एक लोग होते हैं ये लोग, ये बता सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन निर्णय कौन लेगा? केवल और केवल कैबिनेट मंत्री। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अमित शाह ही लेंगे। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? और इन्हीं को याद करना होता है कैबिनेट। इन लोगों का नाम इन्हें सुनते हो। राज्य मंत्री कौन है भैया? रेलवे के राज्य मंत्री कौन है? ठीक, कैबिनेट मंत्री का नाम याद होता है। जैसे रक्षा मंत्री के राज्य मंत्री का नाम नहीं याद किया जाता, कोनो दिक्कत नहीं, इतना सरल, इतने मंत्री को नाम याद कर क्या करेंगे? जो मेन लीडर है उसी को याद करो ना। ठीक, इतने सारे विभाग होते हैं, उनको ही नहीं याद कर पाओगे, कैबिनेट मंत्री को ही नहीं याद कर पाओगे। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हमने बनाया एक स्थिति, ये समझिए, इस लेआउट से समझ लेते हैं। जैसे ये देख लेते हो, ये हमारा पूरा का पूरा मंत्री परिषद है। ठीक, ये मंत्री परिषद में यहाँ पे देखो ये पीएम साहब बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसी के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन मंत्री हैं। सबसे पहला जो रेड कलर का दिखा दिया, ये वाले, ये रेड कलर के जो दिखाए हैं ये कौन है? कैबिनेट मंत्री। ये सब कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे प्रमुख मेन यही होते हैं। सबका अपना अलग अलग विभाग है, ये एक नहीं, तमाम बहुत सारे विभाग होते हैं। ठीक है, हमने विभाग से 2-4 आपको बताया, इससे बहुत सारे विभाग होते हैं। तो ये सबके कैबिनेट मंत्री हैं, हर विभाग के। कैबिनेट मंत्री के नीचे जो आए हैं ये तुम्हारे राज्य मंत्री हैं। कौन है? राज्य मंत्री। और उनके नीचे कौन है? उप मंत्री। ठीक है, तो इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, बस सलाह दे सकते हैं इनको। मेन अंतिम निर्णय कौन लेंगे? कैबिनेट स्तर के मंत्री ही लेंगे। इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती, जबकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, बात समझ पाए? अच्छा, आप देखो एक और यहाँ पे हमने दिया है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब क्या है? तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लो कैबिनेट मंत्री जी जो हैं बीमार पड़ गए। ठीक, अब संसद भवन में ये नहीं आ पाए। ठीक है, ये बीमार पड़ गए, लोकसभा में नहीं आ पाए। अब जब नहीं आ पाए तो अंतिम, और किसी कारणवश मान लेते इनकी, या फिर ऐसा मान लो इनकी मृत्यु हुई गई, अनुपस्थित हुई गई है। ठीक है, तो क्या होगा कि नीचे का जो मंत्री है, मान लो नीचे का जो मंत्री था उसी को तो हम राज्य मंत्री कह रहे थे। मेन रूप से राज्य मंत्री कौन था? वो सलाह देने के लिए था। हैं, किसको सलाह देने के लिए? कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री ही नहीं रहे, तो कैबिनेट मंत्री जब नहीं रहेगा तो भैया उनका निर्णय कौन लेगा? तो उनका निर्णय के लिए जो दूसरे पोजीशन पे थे, इनको कैबिनेट मंत्री नहीं बना दिया जाएगा, इनको क्या कर दिया जाएगा? इनके ऊपर से जो कैबिनेट मंत्री का भार लदा हुआ था, ठीक है, वो हटा दिया जाएगा। मतलब कैबिनेट मंत्री जो अंतिम निर्णय ले रहे थे वो नहीं लेंगे, अब कौन लेंगे? राज्य मंत्री। अब वो राज्य मंत्री जो नया रूप बन जाएगा उसी को कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यानी अब वो स्वतंत्र हो गए हैं, उनका भार जो है खत्म हो चुका है, स्वतंत्र हो चुके हैं, वो सारे निर्णय खुद ले सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यानी कैबिनेट मंत्री अगर किसी स्थिति में अनुपस्थित हैं, तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा? राज्य मंत्री जो है उनके नीचे वाला उस विभाग का वो बन जाएगा स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, और स्वतंत्र क्या करेंगे? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और अगर कोनो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन गया, तब फिर उस विभाग का वो निर्णय खुद ले सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है, तो ऐसी आपको बात याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक हमने आपको बता दिया मंत्री परिषद में कौन होते हैं? पीएम होते हैं। पीएम से नीचे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री से नीचे जो होते हैं राज्य मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री से जो नीचे होते हैं उप मंत्री कहते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है। कब कहा जाता है? इसी स्थिति में यदि उनके विभाग का जो मेन मंत्री हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, वो किसी स्थिति के लिए अनुपस्थित हो जाए, तो जो राज्य मंत्री है उनको क्या कर देते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, और वो फिर अंतिम निर्णय ले सकते हैं उस विभाग से संबंधित। समझ पाए? क्लियर?
अब यहाँ पे देखिए एक शब्द ये मंत्री परिषद, अगर आपसे कोनो कह दे कि मंत्री परिषद का वर्णन कौन अनुच्छेद में किया गया है भारत के, तो तुरंत ही आप पता होना चाहिए मंत्री परिषद का चुनाव अनुच्छेद 74 में। ठीक है, हो गया कि नहीं। अब एक और शब्द है, एक है मंत्रिमंडल, एक है मंत्री परिषद जिसको हमने अभी तक आपको बता रहे थे, एक होता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल देखो क्या होता है, यहाँ पे समझे मंत्रिमंडल क्या होता है, ये मंत्री परिषद से छोटा होता है, मंत्री परिषद से छोटा होता है। देखो मेन रूप से निर्णय कौन लेते हैं, कैबिनेट मंत्री, और कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री, यही लोग तो लेते हैं निर्णय किसी भी चीज़ का। तो यानी मंत्री परिषद के बाद ये जो मंत्रिमंडल आया है इसमें कुछ कम ही मंत्री रहेंगे। कौन कौन रहेंगे, तो जो निर्णय लेते हैं, जो विशेष मंत्री हैं, जो प्रमुख मंत्री हैं वो लिए आते हैं। तो प्रमुख मंत्री कौन है, कैबिनेट स्तर के, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री आ जाएंगे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे। और इसके बाद इसमें क्या राज्य मंत्री आएंगे, तो राज्य मंत्री नहीं आएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री आएंगे। नहीं समझ पाए, कौन वाले मंत्री आएंगे, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार बन चुके हैं वो वाले मंत्री इसमें आ जाएंगे। तो ये जो तुम्हारा मंत्रिमंडल की व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है, ये वाला पीएम हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गए, इनके जो संयुक्त रूप से मिला करके इनको क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कम होती है, जबकि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। समझ पाए, क्लियर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर आपसे कोई कही दे, इसकी तुलना करा के भी बाद में बता देंगे, इन दोनों की मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की एक साथ तुलना करा के चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, यही होता है मेन। देखो ये यहाँ पे कोई निर्णय अगर ले लिया गया, मंत्री परिषद में कोनो निर्णय ले लिया गया, तो उसको फाइनली जो है मंत्रिमंडल के लोग ही उसको अगर हाँ कहेंगे तो ठीक है, ना कहेंगे तो ठीक है। मतलब फाइनली जो उसको लागू करते हैं कौन, ये मंत्रिमंडल के ही जितने मंत्री हैं मिल करके, उसमें मेन लीडर कौन है, पीएम साहब। ठीक है, समझ पाए। तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में अंतर समझ में आया। शुरू में जब भारत का संविधान बना था तो उस संविधान में मंत्रिमंडल जैसा शब्द नहीं था। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखो, आपसे ये कोई कह दे कि बताइए कि हमारे जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, उस मंत्री परिषद में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो मंत्री जो ये चुन के आते हैं, कहाँ से, कौन सभा से चुन के आते हैं, लोकसभा से कि राज्यसभा से, लोकसभा से। अरे भैया यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ सांसद हैं, वही तो सांसद हैं ये सब। अरे भैया जो सांसद यहाँ जीत के जाएंगे उन्हीं को, किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, किसी को राज्य मंत्री बनाया जाएगा, किसी को उप मंत्री बनाया जाएगा। तो टोटल जो जीत करके आए हैं कितने, हमको आपको पता है टोटल सदस्य कितने होते हैं, 545 लोकसभा में। उन्हीं 545 में कितने लोगों को बना दिया जाए, कितने लोगों का, सबका बना दिया जाए मंत्रिमंडल में, सबका बना दिया तो सबका नहीं। अगर 545 में कितने सदस्यों को बना सकते हैं, तो शुरू में इसकी कोई गिनती नहीं थी, जितने बनाए उतने बना लो। लेकिन फिर क्या किया गया, 91वें संविधान संशोधन सन 2003 में क्या किया गया कि जो मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम कितने सदस्यों को हम मंत्री के पदों पर आसीन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15% लोगों को लगभग, यानी लोकसभा में मान लेते हैं 545 हैं, तो 545 का 15% अगर निकालोगे, ठीक है, 100 का भाग दे दोगे, तो ये सब करोगे तो करने के बाद लगभग 82 मंत्री निकल के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, आप करके देख लेना, लगभग 82 मंत्री लगभग निकल के आ जाएंगे। तो इसमें अधिकतम जो मंत्री हो सकते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा में जो सांसद हैं उनकी संख्या का 15%, यानी लगभग 82। ठीक है, 82 से ज़्यादा मंत्री जो है वो नहीं होंगे, किसमें, मंत्री परिषद में। अब जब इसमें 82 ज़्यादा नहीं होंगे तो मंत्रिमंडल में कितने होंगे, तो ये तो 82 से और कम होंगे, क्योंकि भैया यहाँ उप मंत्री को तो शामिल नहीं किया जाता है, राज्य मंत्री को भी नहीं शामिल किया जाता है। यहाँ केवल कैबिनेट में मंत्री होते हैं, और कौन होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। तो ये तो एक आध कौन होगा, इस थोड़ा कैबिनेट मंत्री थोड़ा कौन मर जाएगा तेल दी या अपनी जगह छोड़ देगा, तो एक आध कौन स्वतंत्र प्रभार का आ जाएगा राज्य मंत्री, है ना। तो इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा 10 या 15 होगी, बहुत ज़्यादा। जितने विभाग होंगे उतने ही इसमें संख्या होगी। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, कैबिनेट मंत्री हर विभाग का एक होता है, राज्य मंत्री हर विभाग का एक होता है, उप मंत्री भी हर विभाग का एक ही होता है। ठीक, समझ पाए। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इधर हम यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये बताया हमने कि जो इन मंत्रियों की, जैसे मान लो अब लोकसभा में चुनाव हुआ, चुनाव कैसे करते हैं, जनता डायरेक्ट सांसदों को चुनती है, हर क्षेत्र में जनता चुन करके सांसदों को भेज दी। अब सांसदों को जब भेज दी तो ऐसा होता है, मान लो किसी कोई ये दुई पार्टी है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। ठीक, टोटल सीटें कितनी है, 545। कितनी हैं सीटें, 545।
तो बीजेपी या कांग्रेस इन दोनों में से उसी की सरकार बनेगी जो 545 में कम से कम 273 सीटें लाएगा। कितनी सीटें लाएगा? 545 टोटल सीटें हैं, इसमें से 273 कम से कम जो ले आएगा, 273 होनी चाहिए फाइनली। 273 अगर ले आई बीजेपी तो बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। अगर ये नहीं ला पाई बीजेपी, कांग्रेस ले आई तो कांग्रेस अपनी बना लेगी। ठीक, अच्छा, लेकिन एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझें कि अगर मान लो कोनो ना ला पाई, बीजेपी मान लो 240 ले आई, कांग्रेस मान लो ये ले आई 230, तो कितने हो गए? जोड़ लो, 0 4 70 हो गए। बाकी जो बचे हैं वे अन्य पार्टियाँ तो भी होती हैं, सपा हो गई, बसपा हो गई, ठीक है, तमाम पार्टियाँ होती हैं, वो सब लेके आ गए सीट। तो अब बताओ, बीजेपी और कांग्रेस इनमें से कौन सीट अपना जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, या कोई सीट जीत जाएगी क्या? तो देखो, हमने क्या बताया, जो पार्टी कम से कम 273 वोट लाएगी, सीटें लाएगी, वही जीत पाएगी। तो ना कांग्रेस सरकार बना सकती है और ना बीजेपी, क्योंकि उसके पास 240 है, इसके पास 230 है। तब फिर ये क्या करेंगे, बीजेपी वाले ढूंढेंगे भैया कौन ऐसी पार्टी मिल जाए जो हमें अपनी सीटें दे दे। ठीक है, तो बीजेपी फिर या कांग्रेस फिर ऐसा काम करेगी। तो मान लो कोनो दूसरे पार्टियां हैं, जैसे मान लो ये सपा की है, या तो बसपा की मान लो, या सपा की मान लो, ठीक, इनके पास सीटें जो हैं वो कितनी हैं, मान लेते हैं इनके पास 50 सीटें हैं, ठीक हैं। तो ये आपस में तो गठबंधन करेंगे नहीं, ये सोचेगी, कांग्रेस सोचेगी मेरी बन जाए, ये सोचेगा मेरा बन जाए, तो ये नीचे वाली पार्टियों को देखेंगे। तो ये बीजेपी कहेंगे सपा से कि भैया हमारे साथ मिल जाओ और हम लोग मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो जब दूसरी एक पार्टी किसी दूसरी अन्य पार्टियों के साथ मिल करके सरकार बनाती हैं तो उसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार। तो बीजेपी अगर किसी अन्य पार्टी के साथ मिल गई तो कोई 240 से कह रहा है, 50 से कह रहा है, कितने हो गए? 290 हो गए, तो भैया 273 ज़्यादा होगा कि नहीं? तो अब बीजेपी जो सरकार बनाई है उसको कहेंगे गठबंधन की सरकार। इसीलिए बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार है उसका नाम है एनडीए बोल देते हैं, एनडीए सरकार बोल देते हैं, ठीक है। जबकि अगर कांग्रेस गठबंधन के द्वारा सरकार बनाएगी तो उसका नाम है यूपीए, ठीक है। कांग्रेस अगर गठबंधन के द्वारा सरकार बनाएगी तो उसको यूपीए कह देते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर जैसे इस समय वर्तमान में जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, तो कैसी गठबंधन की सरकार है क्या? गठबंधन की नहीं है, वो खुद ही जीते हैं, ठीक है, खुद इतनी सीटें लेकर के आए थे। तो अगर गठबंधन से बनाते हैं तो एनडीए, और अगर डायरेक्ट अब 273 ज़्यादा सीटें जीत गए तो अपनी खुद सरकार बनाएंगे, अपने हिसाब से मंत्री रखेंगे, हैं। अब मान लो अगर ये इन्होंने बीजेपी ने किसी दूसरी पार्टी के द्वारा जीत करके सरकार बनाई तो वो पार्टी के तो लोग कहिए कि हम को मंत्री पद दे हो, हमारे कारण तुम बन पाए हो, नहीं तो भैया दूसरा बन जाते हो, वो दूसरे से गठबंधन कर लेते हो। तो इसके भी लोगों को मंत्री बनाया जाता है। इसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब बाद में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो सरकार जब बन गई तो बनने के बाद अब मंत्री जो हो गया, मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करनी है। तो नियुक्ति करना एक होता नियुक्ति, एक होता शब्द निर्वाचन। नियुक्ति और निर्वाचन में देखो एक अंतर समझ लीजिए। जैसे मान लो जनता जिसको डायरेक्ट चुन करके जिताती है उसको कहा जाता है निर्वाचन। क्या कहते हैं? जैसे सांसदों का हम लोग निर्वाचन करते हैं, क्या करते हैं? हम यहाँ पे कोनो हमारे मान लो कानपुर नगर से, ठीक है, या किसी भी क्षेत्र से कोनो सांसद खड़ा हुआ तो हमने किसी को जिता दिया, तो जिसको हम जिताएंगे उसका निर्वाचन हुआ, जिता करके भेज रहे हैं। और जीतने के बाद जब ये सब जाएंगे सांसद कहाँ? लोकसभा में। और लोकसभा में जाने के बाद अब वहाँ पे क्या कहा जाएगा कि उसमें से किसी एक को चुन करके प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो चुन करके प्रधानमंत्री जो बनाया जाता है उन ग्रुप में से किसी एक को बनाया जाएगा तो उसे कहेंगे नियुक्ति। क्या कहेंगे उसे? नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की या अन्य मंत्रियों की क्या होता है? नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करता है यहाँ पे? नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। जैसे जो पार्टी जीत करके आई, बीजेपी जीत करके आई, तो जो राष्ट्रपति जी हैं उनमें से जो पूरा बीजेपी में जितने भी सदस्य लोग हैं वो कहेंगे कि भाई जो नरेंद्र मोदी हैं ये प्रमुख लीडर हैं, इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो वो प्रधानमंत्री जब बन गए, जैसे बीजेपी में वो तुरंत प्रधानमंत्री बन गए, उनकी नियुक्ति हो गई, तो अब क्या होगा? अब प्रधानमंत्री कहेंगे किसको कौन सा मंत्रालय देना है। तो अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करवाएंगे अब प्रधानमंत्री कराएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी ही करेंगे। तो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? करते राष्ट्रपति हैं, लेकिन किसकी सलाह पर?
प्रधानमंत्री के प्रधान ये कह देंगे राष्ट्रपति जी, ये देखो निर्मला सीतारमण है, इनको वित्त मंत्रालय दे दो, ठीक है, या फिर गृह मंत्रालय दे दो, जो उन मन हो उस हिसाब से। कहेंगे राजनाथ सिंह है, इनको ये वाला मंत्रालय दे दो, अपने हिसाब से कहेंगे ये मंत्रालय सबको अलग अलग दे दो, ठीक है। अभी से वर्तमान समय में अभी थोड़ी देर पहले दिन पहले क्या है, मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद चेंज किया गया है, अभी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये, ठीक। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाएगा यहाँ पर, जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। त्याग पत्र अगर मान लो कोनो किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देना है तो कौन दिलाएंगे त्याग पत्र, राष्ट्रपति, ठीक, समझ आए। इसके बाद इसके अलावा अगर किसी को मंत्री बनना है तो मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मंत्री बनने के लिए योग्यता ये होना चाहिए या तो वो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का। और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य कैसे बनोगे, जब यहाँ से जीत कर जाओगे तभी तो बनोगे, ठीक। या फिर राष्ट्रपति बनाते मनोनयन के द्वारा, राष्ट्रपति नहीं बनाते मनोनयन के द्वारा, ठीक। तो कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी एक सदन का सदस्य हो। लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे कोई किसी भी प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री चाह लें कि किसी एक आम नागरिक को हम मंत्री बना दें, किसी आम नागरिक को, ठीक है। पता चल जाए कि एक भारत में कोई ऐसा वैज्ञानिक है, मान लो बड़ा अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि चलो जो है साइंस वाला विभाग है उस वैज्ञानिक को सौंप दिया जाए, जबकि वो लोकसभा और राज्यसभा में किसी का सदस्य नहीं है, तो क्या उसको मंत्री बनाया सकता है, बनाया जाएगा, तब भी बन सकता है वो। तो अगर प्रधानमंत्री चाह लें तो प्रधानमंत्री उस आम आदमी को भी मंत्री बना सकते हैं, उसको विभाग दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा, न्यूनतम 6 महीना के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर उस मंत्री को जिसको प्रधानमंत्री जी ने बनाया अपनी मर्जी से, उसको या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे। राज्यसभा का या तो बन जाए या तो लोकसभा। 6 महीना के अंदर अगर नहीं बन पाए तो क्या होगा, उनको हटा दिया जाएगा उस पद से, ठीक है। जैसे स्मृति ईरानी थी, ठीक है, तो स्मृति ईरानी जी थी, वो अपना चुनाव हार गई थी, लेकिन मोदी जी ने फिर भी उनको क्या कर दिया था, मंत्री बना दिया था। अब मंत्री बनाने के बाद फिर क्या किया, 6 महीना के अंदर 5वें महीने में वे राज्यसभा की सदस्य बन गई, और राज्यसभा की सदस्य बनने के बाद वो फिर से मंत्री बनी गई। समझ पा रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब मान लो ये देखो, अब सभी जो मेन काम होता है इन्हीं लोगों का होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है, सरकार किसको कहते हैं, इसी को सरकार कहते हैं। ये मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, यही तो सरकार है, यही सरकार है, यही सब काम करते हैं, पूरा देश यही चलाते हैं, ठीक। अब जो कुछ भी अगर करेंगे, मान लो अभी देखो कोरोना चल रहा था, कोरोना में भारत की GDP चली गई है, गिर गई, एकदम माइनस में पहुँच गई थी, है। अब इस समय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री कौन है। अब मान लो GDP एकदम माइनस में चली गई, अब जनता है, जनता क्या है, ये पूछना चाहती है कि तुम लोग कैसा काम कर दियो कि GDP एकदम माइनस में चली गई, ऐसा क्या कर दिया है। तो अब ये मंत्रियों को तो जवाब देना पड़ेगा। जो वित्त मंत्री का जो मेन कैबिनेट मंत्री है, उसी को, कैबिनेट स्तर के मंत्री है, उसी को उत्तर मतलब अपना जवाब देना पड़ेगा कैसे GDP चली गई है। तो अब मान लो कैसे बताने, मान लो जनता ये पूछ रही है, तो क्या होगा, जो संसद भवन है, संसद भवन में लोकसभा लगेगी, तो लोकसभा में जब बैठक होगी तो बैठक में क्या है, उनसे पूछा जाएगा, उनसे पूछेंगे, कौन पूछेंगे, सांसद, ठीक है, विरोधी पार्टी के या अन्य पार्टियों के वो सांसद पूछेंगे, खड़ी हो निर्मला सीतारमण, बताओ हैं कि हमारा GDP जो हमारे इसमें कैसे चली गई। तो निर्मला सीतारमण खड़ी होकर जवाब देंगी कि किस कारण चली गई, और बताएंगी कि इस कारण चली गई, ठीक है। और उनका तो वित्त मंत्री बना दिया गया। कुछ भी होता है तो उनसे कहे तो प्याज का है महंगा होगा, तो कहते प्याज महंगा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नहीं खाती हूँ प्याज। अब बताओ इसी प्याज का है, मैं ये नहीं बताएंगे मैं नहीं खाती हूँ प्याज, तो पूरा देश ना खाएगा, तुम नहीं खाती हो। इतने तो उनका अकल नहीं है, उनका वित्त मंत्री बना दिया। उनसे कहते तो GDP का है माइनस में चली गई, यही कोरोना आ गया था, और कोरोना आने से दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर के कारण ये GDP माइनस में जा रहा है। तो वही कोनो तमीज अमीज है, पूरा बना दी वित्त मंत्री, तो ऐसी लुटिया डुबा देती है अलग से, ठीक है, देश की। तो अब अगर मान लो किसी भी कोई भी मंत्रालय का मंत्री कोई वैसा काम कर रहा है, तो उसको उत्तरदायित्व यानी वो किसके प्रति उत्तर देगा, तो सामूहिक रूप से अगर उत्तर देगा तो लोकसभा के प्रति, यानी लोकसभा में जब बैठक होगी तो उस लोकसभा में सामूहिक रूप से, मतलब कोई भी प्रश्न पूछ सकता है सांसद। और सांसद अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मतलब कौन पूछ रहा हो, जनता पूछ रहे हैं, अरे उसी सांसदों को ही तो जनता ने भेजा है ना। तो कोई सांसद अगर प्रश्न पूछेगा तो उत्तर कौन देगा, तुम्हारे मंत्री देंगे, ये सामूहिक रूप से है, क्लियर। जैसे अभी देखो शिक्षा मंत्री, मान लो कोई शिक्षा के संबंध में बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, नौकरियों का जो फॉर्म है वो इतना लेट लपेट आता है, नौकरियां सही से निकालते नहीं, आ गया तो परीक्षा नहीं हो रही, तो और फिर हो भी गई तो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हो रही है।
तो अब मान लो, अब ये जनता ये पूरे आक्रोश से भरी हुई है। अब जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उनसे विपक्ष के जो सांसद हैं वो लोग प्रश्न पूछेंगे कि क्या ऐसा नहीं हो रहा है, तो खड़े होकर के, खड़े हो तुम शिक्षा मंत्री हैं, कैसे संभाल रहे हो तुम अपन विभाग, तो फिर जवाब देंगे क्या एक मारना ऐसा हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं? अब मान लो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसको जवाब देना पड़ता है? अब केवल अगर मान लो ऐसे ही समझ लो, कोनो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक, वो जनती कुछ है ना, GDP ना जनती हूँ कायदे से, ठीक, तो उनको अगर व्यक्तिगत रूप से, मैंने उनको अकेला खड़ा, जा रहे हो खड़ी हो, तुम बताओ कैसे GDP में चली गई, तो ऐसा पूछने का यानी व्यक्तिगत रूप से किसका अधिकार है? किसी आम आदमी को ये अधिकार नहीं दिया गया है, ये केवल और केवल राष्ट्रपति जी पूछ सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मतलब बुला लेंगे किसी को, रक्षा मंत्रालय जो है उसमें गृह मंत्री होंगे, और रक्षा मंत्रालय जो है उसमें रक्षा मंत्री होंगे, और रक्षा मंत्री जी को बुलाया जाएगा। अब बुलाने के बाद उनसे पूछा जाएगा, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मान लो 15 अगस्त में भारत की स्वतंत्रता का, इस भारत जो 15 अगस्त में जो भारत की और देख रेख के लिए, रक्षा के लिए क्या इंतजाम किया है आपने, तो ये जो व्यक्तिगत रूप से जवाब देंगे वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। व्यक्तिगत रूप से कोई अन्य लोग जो है उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। ठीक है, समझ पाए? तो उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। इसके अलावा देखो कुछ और चीज़ें हैं, ऐसे अतिरिक्त प्रभार, ये क्या है? कहीं कहीं लिखा होगा। अब मान लो कोई मंत्री है, जैसे इस समय अमित शाह है गृह मंत्री, तो गृह मंत्री यानी भारत की अंदरूनी चीज़ों को सब देखते हैं, उनको कोनो एक और मंत्रालय दे दिया जाए, मतलब एक तो उनका था ही खुद, अब दूसरा एक और मंत्रालय उनको दे दिया जाए, तो जब एक तो पहले संभाल रहे थे, दूसरा एक और दे दिया जाए, यानी अतिरिक्त भार दे दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उस मंत्री को क्या कहेंगे? अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस समय जो आपके अमित शाह हैं, ये 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं, एक तो गृह मंत्रालय, एक और कोई अभी दे दिया गया। ठीक, तो अतिरिक्त प्रभार क्या कहते हैं? एक ही मंत्री को जो पहले से किसी विभाग को संभाल रहा था उसको एक और मंत्रालय दे दिया जाए। ठीक है, तो उसे कहेंगे अतिरिक्त प्रभार। यहाँ आदमी से एक तो चीज़ संभलती नहीं है, 2 चीज़ दे रहे हैं उनको। ठीक है, एक परिवार संभालने में तो आदमी का दिमाग टाइट हो जाता है, और ये पूरे देश का एक विभाग चला रहे हैं, तो समझ रहे हो कि नहीं? इनमें देखो जितनी बड़ी पोस्ट होगी उसमें उतनी ज़्यादा उलझने होती हैं। प्रधानमंत्री जी बन जरूर, जैसे प्रधानमंत्री जो है तुमको तो बहुत टेंशन होती है, बहुत से कहीं ये काम कहीं वो काम, आदमी चैन से रह नहीं सकता है। तो एक तो विभाग आदमी सही संभाल नहीं पाएगा। अतिरिक्त प्रभार का मतलब होता है दूसरा फिर एक और प्रभार दे दिया जाए, एक और भाग दे दिया जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो? मंत्रिमंडल के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा एक और होता है सुपर कैबिनेट। ये क्या होता है? तो सुपर कैबिनेट क्या होता है, देखो इसको समझते हैं। यहाँ पर एक अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था के संथानन, ठीक है, ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा। अब योजना आयोग का नाम इस समय वर्तमान समय में बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया है? बदल गया है, और योजना आयोग को अब कहने लगे हैं नीति आयोग। सॉरी, क्या कहते हैं बच्चों? नीति आयोग। अरे दोनों बातें एक ही, योजना कही दो या नीति कही दो, नीति बनाना या योजना बनाना, नाम बस थोड़ा चेंज कर दिया गया। योजना आयोग को क्या कहते हैं? नीति आयोग। जब पुरानी सरकार थी कांग्रेस वाली तब उसको योजना आयोग कहते थे, और जब से ये मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। अब मान लो देखो, भारत में कोई भी चीज़ों की सरकार है, तो सरकार मान लो योजना बना रही है कि पूरे भारत में कच्चे मकान बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा किया जाए कि भारत में लगभग जो गरीबों को है पक्के मकान वितरण करने के लिए एक योजना बनाई जाए। तो कोई जो योजना ये बनाई जाती है तो उसमें क्या है, इसमें आयोग में, ठीक है, लगभग जो सुपर जो IAS अधिकारी लेवल के लोग रहते हैं वो इसमें रहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री PMO एक होता है, PMO, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो इसमें भी लगभग IAS रैंक के लगभग 200 से ऊपर अधिकारी रहते हैं। ठीक, तो जो निर्णय PMO से लिया जाएगा तो वो तो मतलब निर्णय बहुत ही अच्छा होता है। PMO में यानी प्रधानमंत्री अपने अंडर कौन कौन सा विभाग रख लेते हैं। तो जैसे तुम्हारा विभाग हो गया परमाणु वाला, ठीक है, परमाणु से जुड़े हुए अनुसंधान इसरो वगैरह जो होते हैं, देखो पता नहीं चलता लॉन्च हो गई अग्नि 5 है, आदमी को कुछ पता नहीं चलता, तो उसमें क्या है, ये सब प्रधानमंत्री के अंडर में होते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसमें लगभग 200 के करीब हैं IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। तो ये लोग काम बहुत अच्छे से करते हैं। मान लो कोनो यहाँ पे जो इतने मंत्री विभाग बता दिया, अब क्या हो गया, ऐसा हो गया अचानक, मान लो कोई भी मंत्री का विभाग है, ठीक है, मान लेते हैं गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय में उसमें क्या है, जहाज पर सवार होकर के गृह मंत्रालय के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, राज्य स्तर के मंत्री थे, उप स्तर के मंत्री थे, जहाज क्रैश हो गया, सब मर गए। सब मरने के बाद अब गृह मंत्रालय जो है वो किसको दिया जाए? तो अब वो डायरेक्ट जो गृह मंत्रालय है वो किसके पास पहुँच जाएगा? PMO के पास,
पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंच जाएगा, अब उसको वो सही संभालेंगे। तो जो चीज़ इनके पास पहुंच जाती है तो बड़े कायदे से चलती है, ठीक है, लेकिन अकेले कितना बार संभालेंगे, इसीलिए ये मंत्रालय बनाए गए हैं। तो नीति आयोग या योजना आयोग में क्या किया जाती है, योजना बनाई जाती है किसी भी चीज़ के लिए। भारत में जितनी भी चीज़ें, जितने भी नियम कानून आते हैं तो उसमें योजना इसमें बनाई जाती है, इसी का नाम, इसलिए इसका नाम पहले था योजना आयोग, और वर्तमान समय में इसका क्या नाम कर दिया गया है, नीति आयोग। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी को, क्योंकि मेन जो देखो मेन जो निर्णय आते हैं वो इसी से आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सुपर कैबिनेट। और क्या में सुपर कैबिनेट कह देते हैं, देखो जैसे मान लो रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा से संबंधित जितने निर्णय होंगे कौन ले सकता है, रक्षा मंत्री। लेकिन एक गृह मंत्रालय है, तो गृह से यानी भारत के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसके निर्णय कौन लेगा, गृह मंत्री। लेकिन ये जो गृह मंत्री होगा, क्या रक्षा का निर्णय कोई लेगा, क्या नहीं ले सकता। लेकिन जो सुपर कैबिनेट के अंदर जो बैठे हुए हैं वो जितने मंत्रालय होंगे सबके अगर चाहें तो निर्णय ले सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सुपर कैबिनेट। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, सुपर कैबिनेट में कौन आता है, तो नीति आयोग या योजना आयोग। नीति आयोग या योजना आयोग को क्या कहते हैं, सुपर कैबिनेट। एक होता है शब्द किचन कैबिनेट, ये वास्तव में संविधान में नहीं है किचन कैबिनेट, ये मीडिया द्वारा दिया गया एक शब्द है। मीडिया मतलब जानते हो ना, हमारे भारत की मीडिया, ठीक, वो चिल्लाती रहती है हर समय, बेकार की एकदम, कोनो काम की नहीं। कैबिनेट मतलब किचन कैबिनेट, किचन, अब अगर इसको ध्यान से समझोगे, किचन कैबिनेट नाम है इसका, किचन कैबिनेट, तो घर की फीलिंग आ रही है ना, किचन कैबिनेट। तो मतलब इसमें क्या होता है, आप मान लो कोई प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी के कोनो निर्णय, कोनो नया नियम लागू कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री की समय तो बीवी नहीं है, अब मान लो कोनो प्रधानमंत्री उनकी बीवी हो, तो कहते हैं कि तुम ये जो निर्णय लागू कर रहे हो ये थोड़ा अच्छा ना, ये हटाओ, एक आइस कर दो, कुछ नए तरीके से लागू कर दो, ठीक। तो मतलब उनके सगे संबंधियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं प्रधानमंत्री, उसको क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट। समझ पा रहे हो? तो मेन जो लीडर होता है, तो यहाँ पे ये संविधान में नहीं दिया गया, इसका वर्णन भी नहीं है कोई। जैसे जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह ने एक विधेयक लेकर के आए थे। कौन विधेयक लेकर के आए थे कि कोनो भी व्यक्ति चाहे वो जेल के अंदर हो, वो चुनाव लड़ सकता है। ये विधेयक लेकर के आए थे पारित कराने के लिए। तो राहुल गांधी आएगा, हैं ये विधेयक कैसा है, फाड़ के फेंक दी, उसको तुरंत फाड़ के फेंक दिया, ये नहीं लागू हो सकता। जबकि उस समय राहुल गांधी ना कोनो मंत्री थे, ना कोनो स्वतंत्र रूप से मंत्री थे, कुछ थे ही नहीं, तब भी उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, ये कैसे लागू हो जाएगा। अरे भैया, सरकार तो उन्हीं की मम्मी की थी, कांग्रेस पार्टी उन्हीं की है, और जो ये बनाए गए थे मनमोहन सिंह, उन्हीं की पार्टी के अधीन ही तो थे, प्रधानमंत्री उनको बना दिया गया था। तो मेन वहाँ पे जो निर्णय लिया गया था किचन कैबिनेट, किसके आधार पर लिया गया था, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों के द्वारा लिया गया निर्णय, ठीक है। ऐसे जो हमारे समय वर्तमान समय में पीएम है, तो इनकी भांजी शायद भतीजी थी, है, तो उसका पर्स खो गया था। अब 2 घंटे के अंदर दिल्ली में उनकी जो पर्स 2 घंटे के अंदर खोज दी गई। अब भाई प्रधानमंत्री की जो भतीजी होगी तो उसका पर्स खो गया, तो 2 घंटे के अंदर पर्स मिल गई, और यहाँ मर्डर हो जाता है तो उसको सालों 4-5 साल केस चले तब जाकर निर्णय आए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, तो ऐसे अगर कोनो निर्णय लिए जाएँ जो कि उनके प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों द्वारा लिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट, ठीक। ये वाला शब्द जो है ये किसमें वर्णित नहीं है, हमारे संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। तो उम्मीद है ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में आपको सब अच्छे समझ में आया होगा। अब प्रधानमंत्री के बारे में हम कल पढ़ेंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, कार्य क्या होते हैं। तो कार्य तो आप जानते हो, लगभग देश के जुड़े हुए जितनी भी नीतियाँ हैं वो सब वही प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल ही बनाता है। बजट से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वही बनाता है, रक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं वो सब वही उन्हीं का तो कार्य है। तो कल हम जो प्रधानमंत्री के बारे में अलग से पढ़ेंगे, और आज के लिए बस इतना है, ठीक है, नोट कर लो।